हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूपीएससी विद कृषु। तो ये वीडियो है लक्ष्मीकांत के चैप्टर फर्स्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर। ये जो चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इससे यूपीएससी में 6 क्वेश्चन आए थे प्री में इसी चैप्टर के ऊपर, और एक क्वेश्चन आया था मेंस में। मेंस में जो क्वेश्चन आया था वो 1935 का जो अमेंडमेंट है, जो एक्ट है, उसके ऊपर आया था, और वो क्वेश्चन आया था 2016 में। तो उसके बाद 2016 के बाद में इस चैप्टर के ऊपर कोई भी मेंस पे क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, और प्री में तकरीबन 6 क्वेश्चन आए हुए हैं इसी चैप्टर के ऊपर से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1773 का एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसका इम्पोर्टेंस है और फीचर्स हैं। अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसके कुल 3 इम्पोर्टेंस है। पहला है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनके काम को, उनके कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला स्टेप उन्होंने लिया था। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार कंपनी के कामों को रेगुलेट करने के लिए कदम उठाया था। अब अगर हम बात करें इसके सेकंड इम्पोर्टेंस की, तो पहली बार जो कंपनी के प्रशासनिक कार्य थे, कंपनी के प्रशासनिक और पॉलिटिकल, राजनीतिक जो भी कार्य है कंपनी के, उसको मान्यता दी गई थी। पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को 1773 के अधिनियम द्वारा मान्यता दी गई थी। उसके बाद में अगर हम इसका तीसरा इम्पोर्टेंस देखें तो वो है कि इस एक्ट के द्वारा भारत के अंदर केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। तो ये 3 इम्पोर्टेंस इस एक्ट के हैं। अब अगर हम बात करें फीचर्स की, तो 5 फीचर्स, 5 विशेषताएं इस एक्ट की हैं। पहला है, पहला फीचर है कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और पहला गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल के हेल्प के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद थी, और इस काउंसिल में डिसीजन मेजॉरिटी से लिए जाते थे। ये है इसका पहला फीचर। अगर सेकंड फीचर की हम बात करें तो इसमें जैसे बॉम्बे और जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, इसको बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर कर दिया गया था। मतलब बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर कर दिया गया था। देन तीसरा इसका जो फीचर है वो है सुप्रीम कोर्ट। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट को स्थापित किया गया था, और इसमें 3+1 जजेस थे, यानी कि एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस थे। उसके बाद में फोर्थ जो है इसका फीचर वो है कि जो कंपनी के एम्प्लॉय थे, कंपनी के एम्प्लॉय उनको प्राइवेट ट्रेड करना, निजी व्यापार करने पर, रिश्वत लेने पे या फिर गिफ्ट, किसी से उपहार लेने पर पाबंदी लगा दी गई थी। उसके बाद 5वां फीचर है इसका कि जो COD है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो इनका कंपनी के ऊपर नियंत्रण को सख्त कर दिया गया था, और कंपनी के जो भी राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले हैं उसकी जानकारी ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना अब कंपलसरी कर दिया गया था। तो ये है 1773 का अधिनियम। अब अगर हम बात करें इसके बाद का, तो इसके बाद आता है 1781 1781 का अमेंडिंग एक्ट। अब ये पूरा एक्ट को अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है, वो है कि इस एक्ट के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो पावर है, उसकी जो शक्तियाँ हैं, उसको सीमित कर दिया गया है, और जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल है उसकी शक्तियों को बढ़ा दिया गया है। तो अगर 1781 के एक्ट की हम बात करें तो इस अमेंडिंग एक्ट 1781 को
1773 का जो एक्ट है उसकी खामियों को दूर करने वाला एक्ट भी कहा जाता है। उसके अलावा इसी एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट या फिर बंदोबस्त कानून के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, इस एक्ट की विशेषताओं की बात करें, तो सबसे पहले है कि जो भारत में कंपनी के क्षेत्र थे, जो कंपनी की एरियाज थे, तो उन क्षेत्रों को भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। पहली बार ऐसा था कि भारत में जो कंपनी के क्षेत्र थे, जो एरिया थे, उसको भारत में ब्रिटिश संपत्ति के नाम से रिकॉग्नाइज किया गया था। इसके बाद में अगर सेकंड इसका फीचर देखेंगे तो जो गवर्नर जनरल और काउंसिल थी और जो कंपनी के एम्प्लॉय थे, ये सब जब अगर ये पोस्ट पे हैं और पोस्ट पर रहते हुए, मतलब अपने किसी पदाधिकार काम पे रहते हुए अपने काम को कर्तव्य को निर्वहन करने के लिए कोई भी काम करते हैं, मतलब अगर ये किसी पोस्ट पे है कर्मचारी और वो कोई भी एक्ट करता है, कोई भी, तो उसको सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से अलग कर दिया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट से मुक्ति कर दी गई थी। इसके बाद जो रेवेन्यू मामले हैं, राजस्व के मामले, इन मामलों को भी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से अलग कर दिया गया था। फिर जो कलकत्ता के नागरिक हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट के अधीन कर दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट में हिंदू के लिए हिंदू कानून और मुस्लिम के लिए मुस्लिम कानून था। इसके बाद अगर हम फिफ्थ इसका फीचर देखें तो वो है कि जो प्रांतीय न्यायालय जो थे ना, उसमें उसकी अपील करनी हो, मतलब जो प्रांतीय न्यायालय में केस है, उस केस की अगर आपको अपील करनी है तो वो अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जाएगी, इसको गवर्नर जनरल और काउंसिल के सामने किया जाएगा। प्रांतीय न्यायालय की अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जाएगी। उसके अलावा जो ये प्रांतीय न्यायालय है, इसके लिए कोई भी नियम या फिर कोई भी लॉ वगैरह बनाना है तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाएगा, वो भी कौन बनाएगा? गवर्नर जनरल एंड काउंसिल। तो ये था 1781 का। अब अगर हम बात करें इसके बाद का, तो इसके बाद तीसरा जो एक्ट आया था वो था 1784 का, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। अब अगर इस एक्ट की हम बात करें तो इसमें भी दो इम्पोर्टेंस है। इस एक्ट के भी दो इम्पोर्टेंस है। पहला इम्पोर्टेंस है कि पहली बार जो भारत में कंपनी का जो क्षेत्र था, भारत के अंदर जो भी कंपनी का एरिया था, उसको ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया था। जैसे हमने अभी देखा था कि 1781 का जो एक्ट था, उसमें जो कंपनी का एरिया था उसको भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया था, लेकिन इसमें क्या कहा गया था? इसमें ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया था। इसके बाद इसका सेकेंड इम्पोर्टेंस है कि भारत में कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर, जो भी कंपनी का काम था, जो भी प्रशासन था, उसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंप्लीट नियंत्रण हो गया था। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के कामों पर कंप्लीट ब्रिटिश गवर्नमेंट का नियंत्रण किया गया था। इसके बाद अगर हम इसके फीचर्स देखें तो इसके 3 फीचर्स हैं। सबसे पहला कि जो कंपनी के पॉलिटिकल, मतलब राजनीतिक और जो वाणिज्यिक कार्य थे, राजनीतिक और व्यापारिक या वाणिज्यिक जो भी कार्य थे, उसको अलग अलग कर दिया गया था। मतलब पॉलिटिकल कार्य अलग और व्यापारिक कार्य अलग। अब इसमें जो पॉलिटिकल कार्य थे, इसका देख रेख, मतलब इसको नियंत्रण करना, इसको देखना, वो काम करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जैसे COD था ना, निदेशक मंडल, तो वैसे ये BOC करके एक नया निकाय बनाया गया था, जिसे नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था। और ये कम्प्लीटली कंपनी के पॉलिटिकल कार्यों को, राजनीतिक कार्यों की देखरेख करता था। अब इसी के साथ जो कंपनी के वाणिज्यिक कार्य थे, व्यापारिक कार्य थे, उसकी देखरेख कौन करता था? COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर।
यानी कि निदेशक मंडल। तो ये BOD और COD इन दोनों के जरिए भारत में पहली बार एक सेकंड, इन दोनों के जरिए भारत में पहली बार ड्यूअल गवर्नमेंट की स्थापना की गई थी। पहली बार भारत में ड्यूअल गवर्नमेंट 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा किया गया था। इसके बाद जो BOD था, BOD नहीं, BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये जो थे ना, ये कंपनी के सभी नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों का निरीक्षण करते थे और उसका देखरेख करते थे। मतलब ब्रिटिश का भारत में पूरा नियंत्रण इसके द्वारा किया जाता था। इसके बाद जो एक्ट आता है वो है, मतलब वो इतना बड़ा भी नहीं है वैसे, वो है 1786 का एक्ट। 1786 का ये है एक्ट। और ये एक्ट में मतलब जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, इनको 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाने वाला था। तो इन्होंने 2 शर्तें रखी थी अपनी। पहली शर्त थी कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है, हाँ, उसका जो डिसीजन आएगा, जो निर्णय आएगा, उसको न मानने का अधिकार मांगा था। और जो सेकंड इन्होंने शर्त रखी थी वो था कि इन्हें सेनापति और कमांडर इन चीफ, सेनापति एंड कमांडर इन चीफ का भी पद दिया जाना चाहिए। तो ये 2 शर्तें उन्होंने रखी थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी ये दोनों भी शर्तें मान ली थी। इसके बाद था 5वां एक्ट 1793 का, चार्टर एक्ट था ये 1793 का। इसके अंदर क्या कहा गया था कि जो 1786 में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है ना, इन्होंने 2 शर्तें रखी थी, तो वो 2 शर्तें तब मान ली गई थी। तो अब ये दोनों भी बातें भविष्य में कोई भी गवर्नर जनरल आएगा उन तक विस्तारित कर दी गई थी, मतलब उनको भी उसका बेनिफिट दिया जाने वाला था। और इसके बाद में जो CIC का था कि मतलब कमांडर इन चीफ, तो पहले ऐसा था मतलब कि कमांडर इन चीफ का जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसका सदस्य होना कंपलसरी था। मतलब जो भी कमांडर इन चीफ होगा उसका गवर्नर जनरल एंड काउंसिल की सदस्य होना अनिवार्य था। तो ये जो अनिवार्यता थी इसको समाप्त कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि जो 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की सेकंड शर्त थी ना कि इसी पद पे नियुक्त किया ये पद भी दिया जाना चाहिए, तो अब जो गवर्नर जनरल थे उनको इसी पद पे नियुक्त किया जाने लगा था। उसके बाद जो जो बॉम्बे, हाँ, जो बॉम्बे एंड मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी वहाँ पे इन दोनों के ऊपर, मतलब बॉम्बे और मद्रास की सरकारों पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ज़्यादा नियंत्रणकारी शक्तियाँ दी गई। मतलब अब बंगाल का गवर्नर और ज़्यादा उनके ऊपर कंट्रोल कर सकता था बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी पर। इसके बाद जो व्यापार का एकाधिकार था उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। मतलब अब अगला जो एक्ट आएगा वो 1783 + 20 मतलब 1813 में आएगा। इसके बाद जो सबसे मेन चीज़ हुई थी, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है और प्लस जो कंपनी के एम्प्लॉई हैं, इनको जो भी सैलरी दी जाएगी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट न देकर जो भारत का राजस्व होगा वहाँ से दी जाएगी। मतलब अब इन लोगों की कंपनी की कर्मचारी और BOC की जितनी भी सैलरी दी जाएगी वो भारत से ही दी जाएगी। इसके बाद अगला एक्ट था 1813। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसके ऊपर PYQ में क्वेश्चन आ चुका है 2023 में। तो इसमें सबसे पहले है कि जो व्यापार का एकाधिकार था ना उसको समाप्त कर दिया गया था, सिवाय 2 के, एक चाय के साथ व्यापार और प्लस चीन के साथ व्यापार। ये 2 चीज़ों को छोड़ के बाकी जो भी व्यापार पर एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का उसको
कैंसिल कर दिया गया था। अब अगला एक्ट है 6 नंबर का 1813 का एक्ट। ये जो एक्ट है इसके ऊपर ना यूपीएससी ने 2019 में प्री के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस एक्ट में क्या कहा गया है कि जो व्यापार का एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था, सिवाय दो चीज़ों को छोड़कर। पहला चाय के साथ व्यापार और दूसरा था चीन के साथ व्यापार। इन दोनों चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद जो कंपनी का शासन है उसको ब्रिटेन के राजा की सर्वोच्चता के अधीन माना गया था, कि मतलब कंपनी का जो शासन है वो ब्रिटेन के राजा की सर्वोच्चता के अधीन है। तीसरा इसमें फीचर था कि जो ईसाई मिशनरीज थे उनको भारत में शिक्षा और धर्म का प्रचार करने के लिए व्यवस्था की गई थी, मतलब उनको अनुमति दी गई थी कि वो भारत में आके शिक्षा ईसाई मशीनरियों को भारत में आके शिक्षा और धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी गई थी। इसके बाद जो स्थानीय सरकारें थी इनको व्यक्तियों पर कर लगाने की अनुमति दी गई थी, और अगर कोई कर नहीं देता, कोई अगर टैक्स पे नहीं करता तो उनको दंड देने का अधिकार भी दिया गया था। इसी के साथ जो 2023 में क्वेश्चन आया हो, 2019 में जो प्री में क्वेश्चन आया है ना, उसमें क्या पूछा है, पहला मतलब यूपीएससी ने 3 स्टेटमेंट दिए हैं और पूछा है कि इसमें से कितने करेक्ट हैं। तो जो पहला स्टेटमेंट उन्होंने दिया है उसमें लिखा है कि चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत में बाकी सारे व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो ये तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट दिया गया था वो ये था कि कंपनी के कब्जे वाले क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन के संप्रभुता के अधीन माना गया था। तो ये भी करेक्ट है कि कंपनी के क्षेत्रों को ब्रिटेन राजा की सर्वोच्चता के अधीन माना गया था। इसके बाद जो तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है वो ये है कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद द्वारा नियंत्रित किए जाने वाला था। तो ये गलत है। ऐसा कुछ भी राजस्व से रिलेटेड कोई भी प्रावधान 1813 के एक्ट में नहीं किया गया था। इसके बाद के एक्ट की अगर हम देखें तो इसके बाद 20 साल बाद मतलब 1833 में अगला चार्टर आया था। 1833 में ये अब तक का 7वां एक्ट है अपना, 1773 से लेके अब तक 7वें नंबर का। अब अगर हम इसमें देखें तो इसमें भी इसके ऊपर भी 2023 में प्री में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके अंदर क्या फीचर है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, देखो 1773 में गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर कहा गया था, और अब यहाँ पे बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। और यूपीएससी ने 2023 में यही क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा एक्ट है जिसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया। तो वो एक्ट है 1833 का। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित थी, और पहली बार ऐसा हुआ था कि जो भारत के अंदर मतलब पहली बार ऐसी गवर्नमेंट बनाई गई थी जिसका भारत में ब्रिटिश कब्जे वाले पूरे भारतीय इलाके में नियंत्रण था। उसके बाद जो मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी थी ना, इनको विधायिका संबंधित शक्तियों से वंचित कर दिया गया था, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को विधायिका संबंधित असीमित अधिकार दे दिए गए थे। मतलब
बॉम्बे और मद्रास में विधायिका संबंधी शक्तियाँ कम कर दी गई थी, तो गवर्नर जनरल को असीमित शक्तियाँ दे दी गई थी। इसके बाद जो पहले जो कानून बनाए गए थे ना, उनको नियामक कानून कहा जाने लगा था, और अब जो नए कानून बन रहे थे उनको एक्ट या अधिनियम कहा जाने वाला था। इसके बाद जो चीज़ हुई थी वो था कि भारत में जो जो भी कंपनी के जो पद हैं, जो रोज़गार है, उसमें ओपन टेस्ट मतलब खुली प्रतियोगिता की प्रावधान किया गया था कि मतलब भारतीयों को भी कंपनी में जॉब मिलेगी, सिविल सेवा के लिए भारतीय भी दे पाएंगे। लेकिन ये जो प्रोविज़न है इसको सीओडी ने इसका विरोध किया था, जिसके बाद इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद 8वां जो एक्ट है वो था 1853 का। तो 1853 में 1853 के अंदर ना जो ये वैसे सबसे पहले तो देखो ये है ना लास्ट चार्टर था, इसके बाद में चार्टर नहीं आया था। और इसमें क्या हुआ था कि पहली बार जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी ना, उसको विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। मतलब गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, देखो ऐसा पहले भी हुआ था जब कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था, व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। और अब यहाँ पे जो गवर्नर जनरल की परिषद है उसके विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। और 6 नए पार्षद जोड़े गए थे, 6 नए पार्षद जोड़े गए थे जिन्हें विधान पार्षद कहा जाता था, जिन्हें विधान पार्षद कहा जाता था। उसके बाद मतलब एक तरीके से अगर हम देखो तो गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया था, और इसी को भारत में केंद्रीय विधान परिषद भी कहा जाता था, कि जो नई विधान परिषद गवर्नर जनरल की बनाई गई है उसको ही भारत की केंद्रीय विधान परिषद भी कहा जाता था। और इस विधान परिषद ने पूरी तरीके से छोटी संसद की तरह कार्य किया था, मिनी पार्लियामेंट की तरह इसी विधान परिषद ने काम किया था। इसके बाद जो सेकंड प्रोविज़न है 1853, इसमें जो जैसे 1833 में जो सिविल सेवा के लिए प्रावधान किया गया था जिसको कैंसिल कर दिया गया था, तो अब यहाँ पे 20 साल बाद 1853 वाले में क्या कहा है कि ओपन कंपटीशन मतलब खुली प्रतियोगिता शुरू कर दी गई है। और इसके लिए ना 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया था ओपन कंपटीशन के लिए। उसके बाद कंपनी का जो शासन है उसको विस्तारित किया गया था, और जो हर 20+ ईयर के लिए हर बार जो समय डिसाइड किया जाता है ना, तो ये इसको कैंसिल कर दिया गया था। अब मतलब निश्चित समय नहीं दिया गया था कि मतलब कभी भी अगर कंपनी का शासन कभी भी समाप्त किया जा सकता था, कोई टाइम पीरियड ऐसे बेनिफिट नहीं दिया गया था। इसके बाद पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद यानी जो गवर्नर जनरल की जो नई विधान परिषद थी उसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व को शुरू किया गया था। मतलब इसमें स्थानीय लोगों को इसमें शामिल किया गया था। जैसे जो 6 नए पार्षद जोड़े गए थे ना इसमें, इनमें से जो 4 थे, इन 4 का चुनाव बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, आगरा यहाँ के स्थानीय प्रांतीय सरकारों के द्वारा किया जाने वाला था। मतलब जो गवर्नर जनरल की परिषद में नए 6 पार्षद जोड़े गए थे, उनमें से 4 को इन 4 जगह बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकारों के द्वारा चुना जाने वाला था, और फिर यही छोटी संसद की तरह काम करने वाली थी। इसके बाद
इसके बाद आता है भारत सरकार का अधिनियम। अब चार्टर खत्म हो चुकी है, अब आएगा अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, वो था 1853, ये है 1858। तो इसके ऊपर भी कोई 1858 पे भी कोई क्वेश्चन आया नहीं है अब तक प्री में। अब इसमें जो हुआ था वो बताती हूँ। इसके जो 3 इम्पोर्टेंस है, इस एक्ट के 3 इम्पोर्टेंस हैं। सबसे पहला है कि ये जो 1858 का जो एक्ट था, ये 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद लाया गया था आनंद फानंद में। और इस एक्ट को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाने वाला था। मतलब इस एक्ट को जो 1858 का लाया गया था उसको भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता था। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसको समाप्त कर दिया। और जो क्या बोलते उसको, जो गवर्नर के क्षेत्र है और राजस्व संबंधित शक्तियाँ हैं वो सारी ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई थी। इसकी अगर फीचर की हम बात करें तो सबसे पहले तो जो भारत में जो भी शासन था वो सीधे रानी विक्टोरिया के अधीन चला गया था। मतलब अब डायरेक्ट रानी विक्टोरिया भारत के इसमें ध्यान देने वाली थी, ऐसा रानी विक्टोरिया के अधीन कर दिया गया था। अब इसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसको भारत का वायसराय, उस पद का नाम बदल दिया गया था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को भारत का वायसराय। और जो पहला भारत का वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। और जो भारत का वायसराय था वो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। मतलब वो डायरेक्ट महारानी को आंसरेबल था, मतलब महारानी का ही प्रतिनिधि था वो। इसके बाद जो 2 निकाय बनाए गए थे, एक था COD और दूसरा था BOC। इन दोनों को ख़त्म कर दिया गया था। और जो ड्वेल गवर्नमेंट बनाई गई थी, जो द्वैत शासन थी, उसको भी समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद एक नया पद बनाया गया था जो था भारत के राज्य सचिव। भारत का राज्य सचिव ये नाम से एक नया पद बनाया गया था। और भारत का प्रशासन पर कंप्लीट नियंत्रण की जो शक्ति थी वो राज्य सचिव को दी गई थी। और ये राज्य सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था, जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। इसके बाद जो सचिव था, भारत का सचिव, उसके हेल्प के लिए, उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था जो सलाहकार परिषद थी। और इसके ऊपर, इस परिषद के किसी फैसले पर मुकदमा करने का अधिकार था। इसके ऊपर इंग्लैंड में आप मुकदमा कर सकते थे इसके ऊपर। और ये भी आपके ऊपर मुकदमा कर सकती थी और आप भी इसके ऊपर कर सकते थे। इसके बाद जो ये हाँ जो ये 1857 का था ना, तो 1860 में एक पॉइंट हुआ था कि मतलब पहली बार बजट बनाया गया था 1860 में। और ये बजट बनाया था जेम्स विल्सन ने। तो बजट प्रणाली 1860 में शुरू हुई थी। इसके बाद जो अगला अधिनियम है वो है 1861। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब इसमें इस अधिनियम को लाने का मोटिव, उद्देश्य सिर्फ ये था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको ऐसा लगता था कि भारत का जो शासन है उसको चलाने के लिए भारतीयों की हेल्प लेना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए ही इसको लाया गया था। और इसके भी तकरीबन 5 फीचर्स हैं। पहला है कि जो लॉ बनाने वाला था, जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया थी, उसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाने वाला था। इसके अलावा जो वायसराय की जो परिषद थी, वायसराय की जो परिषद थी ना, उसमें कुछ गैर सरकारी लोगों को भी
मतलब शामिल किया जाने वाला था, नामांकित किया जाता था। और हाँ, 1862 में, जैसे 1862 में जो वायसराय की परिषद थी उसमें 3 भारतीयों को शामिल किया गया था। पहले थे बनारस के राजा, दूसरे थे पटियाला के महाराज और तीसरे थे सर दिनकर राव। इन तीनों को भारत वायसराय की जो परिषद है उसमें मनोनीत किया गया था। इसके अलावा जो मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी थी इनको विधायी संबंधी शक्तियाँ दे दी गई थी और फिर से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। पहले इनसे विधायी संबंधित सारी शक्तियाँ ले ली गई थी, लेकिन अब 1861 में इनको सारी शक्तियाँ दी गई और विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। और जो विधान परिषद है उनका गठन किया गया, बंगाल में किया गया, उत्तर पश्चिम सीमापार मतलब यूपी और पंजाब, ये 3 जगह पे विधान परिषद का गठन किया गया। इसके बाद जो वायसराय की परिषद थी उसको अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्ति दे दी गई थी वायसराय की परिषद को। और जो लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग, इन्होंने 1859 में 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी थी। जिस पोर्टफोलियो प्रणाली मतलब क्या कि जो इनकी परिषद है उसमें का अधिकारी एक से ज़्यादा विभागों का मतलब अध्यक्ष हो सकता है, मतलब एक से ज़्यादा विभाग में हो सकता है और उसका जो आदेश है वो अंतिम आदेश होगा। तो ये पोर्टफोलियो प्रणाली की उन्होंने शुरुआत की थी। और 1861 में और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ थी कि जो वायसराय है इसको इमरजेंसी में अध्यादेश देने का अधिकार था। बिना परिषद मतलब जो उसकी परिषद थी उसकी परमिशन के बिना भी वायसराय खुद इमरजेंसी सिचुएशन में अध्यादेश दे सकता था और इस अध्यादेश की मैक्सिमम लिमिट 6 माह होती थी। इसके बाद जो अगला है वो है 1892 का भारत सरकार अधिनियम। 1892 का भारत सरकार अधिनियम। अब इसमें जो था, इसमें जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद थी, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद थी उसमें गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्ति की जाने लगी थी। लेकिन इस मतलब गैर सरकारी सदस्यों को उसमें लिया जाने लगा था। और इसमें जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद थी उसमें जो गैर सरकारी सदस्य थी उसकी संख्या को बढ़ाया गया था कि कितने मतलब ज़्यादा संख्या में गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त किया जाने लगा था। लेकिन ये इसका बहुमत सरकारी सदस्यों से कम था। इसके अलावा बजट पर बहस करने का अधिकार 1892 के अधिनियम ने दिया था और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने का अधिकार भी 1892 के द्वारा दिया गया था। लेकिन बजट पर मतदान करने का अधिकार नहीं था। सिर्फ बजट पे बहस किया जा सकता था और कार्यपालिका से क्वेश्चन किए जा सकते थे। बजट पर मतदान करने का अधिकार नहीं था। इसके अलावा जो केंद्रीय विधान परिषद है और जो बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन के लिए जो वायसराय की शक्तियाँ थी उसको बढ़ा दी गई थी। इसके अलावा जो जो प्रांतीय विधान परिषद वगैरह थे ना, वहाँ पर मतलब अगर किसी की नियुक्ति करनी है या गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करनी है तो उसके लिए जिला परिषद, नगर पालिका, यूनिवर्सिटी, व्यापार संघ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इन सब की सिफारिश के
ज़रूरत होती थी। मतलब गवर्नर इन सब की सिफारिश पर ही गैर सरकारी सदस्य को नियुक्त करता था। इसके बाद है 1909 का भारत परिषद अधिनियम 1909। 1909 के ऊपर नहीं, कोई PYQ पे आया नहीं है, तो इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार, जिसमें जो मार्ले हैं वो थे राज्य सचिव, इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव, और ये जो मिंटो हैं वो थे भारत के वाइसराय। 1909 मार्ले मिंटो सुधार। अब इसमें जो केंद्रीय विधान परिषद है और प्रांतीय विधान परिषद है, उसकी जो साइज है, उसका जो आकार है, उसको बढ़ाया गया था। यानी कि जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसको 16 से लेकर, मतलब जो 16 सदस्य थे ना, उसको बढ़ाकर 60 सदस्य कर दिया गया था। और जो प्रांतीय विधान परिषद थी वहाँ पर जो साइज था, मतलब जो नंबर्स थे वो एक जैसे नहीं थे, कहाँ पे कम कहीं पे ज़्यादा ऐसे थे। इसके अलावा जो केंद्रीय परिषद थी वहाँ पर सरकारी सदस्य थे ना, उनकी बहुमत था, पर जो प्रांतीय परिषद थी वहाँ पर गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत होने की अनुमति थी। मतलब केंद्र प्रांतीय जगह पे गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत हो सकता था, पर केंद्रीय जगह पे सिर्फ सरकारी सदस्यों का बहुमत था। उसके अलावा पहली बार वायसराय परिषद में किसी भारतीय को शामिल किया गया था। वायसराय की परिषद में किसी भारतीय को शामिल किया गया था और वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और ये विधि सदस्य थे। इसके अलावा जो मतलब केंद्रीय हो या प्रांतीय हो, दोनों जगह पर जो विधान परिषद का जो कार्य था, उसका जो दायरा था ना, उसको बढ़ा दिया गया था। यानी अब कि अनुपूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार था, बजट पर संकल्प रखने का भी अधिकार था। इसके अलावा बजट में अलग अलग मुद्दों पे मतदान करने की अनुमति भी थी। लेकिन मतलब बजट के जो अलग अलग पॉइंट्स होंगे, अलग अलग मुद्दे होंगे छोटे छोटे, उसके ऊपर मतदान किया जा सकता था, लेकिन जो कंप्लीट बजट है उसके ऊपर मतदान नहीं कर सकते थे। इसके अलावा अलग से निर्वाचन मतलब अलग से निर्वाचन के प्रावधान किया गया था, जहाँ पे मतलब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। मतलब जो मुस्लिम सदस्य थे ना, उनका चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकता था। इसे मतलब सांप्रदायिकता को वैधानिकता दी गई थी कि मतलब मुस्लिम के लिए मुस्लिम ही था, और इसीलिए जो लॉर्ड मिंटो है ना, उनको सांप्रदायिकता के मतलब सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कहा जाता है। इसी के अलावा और बस मेरे ख्याल से इसमें ये वाले एक्ट में इतना ही पॉइंट था। और अब इसके बाद था 1919 का 1919 का 1919 का। अब इसके ऊपर ना 2 बार क्वेश्चन आया है प्री में। पहली बार आया है 2015 में, 1919 के एक्ट में 2015 में क्वेश्चन पूछा है, और इसके बाद 2022 में 2 बार इस एक्ट के ऊपर क्वेश्चन प्री में आ चुका है। तो सबसे पहले अगर हम इस एक्ट के बारे में देखें तो पहली बार इस एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि उनका जो मोटिव है, उनका जो उद्देश्य है, वो भारत में क्रमिक रूप से एक उत्तरदायी सरकार को स्थापित करने का है। और इस एक्ट को मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इस एक्ट को मॉन्टेक्यू एंड चेम्सफोर्ड, जो मॉन्टेक्यू हैं वो थे भारत के सचिव और चेम्सफोर्ड थे वाइसराय। तो अगर इस एक्ट की बात अगर हम करें तो इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची
सूची की पहचान की थी कि केंद्रीय सब्जेक्ट कौन से हैं और प्रांतीय सब्जेक्ट कौन से हैं, और दोनों को भी अपने अपने सूचियों पर कानून बनाने का, मतलब अपने अपने सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार था। और इसी के साथ मतलब जो प्रांतीय विषय थे, जो प्रांतीय विषय थे ना, उसको दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। पहला था हस्तांतरित और दूसरा था आरक्षित। अब जो हस्तांतरित था ना, इस पे गवर्नर जनरल का शासन था और उन मंत्रियों की सहायता से वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी था इस हस्तांतरित वाले विषयों के लिए। और जो आरक्षित विषय थे उसमें गवर्नर कार्यपालिका की मदद से काम करता था। जो कार्यपालिका परिषद थी उसकी सहायता से शासन करता था और जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। हस्तांतरित विषयों के लिए विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता लेता था और आरक्षित के लिए कार्यपालिका परिषद की सहायता लेता था। इसी के साथ में जो द्वैध शासन है उसकी शुरुआत की गई थी। और इसी एक्ट के द्वारा द्विसदनीय व्यवस्था भी शुरुआत की गई थी, जिसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था को शुरू किया गया था। और भारतीय विधान परिषद, जो भारतीय केंद्रीय विधान परिषद थी ना, इसकी जगह पे लोकसभा और राज्यसभा ने ले ली थी। अब इसकी जगह पे लोकसभा और राज्यसभा थे। और जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी जिसमें 6 लोग थे, अब इस 6 में से 3 लोगों का भारतीय होना आवश्यक था। और जो सांप्रदायिकता पे आधार पर सिख, मतलब पहले जो मुस्लिमों को दिया गया था ना कि मुस्लिमों को मुस्लिम मतदाता ही वोट करेंगे, तो अब इसको सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय, इन सब के लिए भी विस्तारित कर दिया गया था। मतलब इनको भी अब वोट, इनके लिए भी ये बढ़ा दिया गया था। और इसी के अलावा सीमित मताधिकार का प्रोविजन कर दिया गया था, यानी कि संपत्ति, शिक्षा और टैक्स, कर, ये 3 चीज़ों के आधार पे मताधिकार का मतलब प्रोविजन बना दिया गया था कि ये 3 चीज़ों के आधार पे ही मतदान किया जा सकता था। इसी के अलावा जो लोक सेवा है, लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका गठन किया गया था। और 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए यूपीएससी का गठन किया गया। और भारत में उच्च नागरिक सेवाओं पर ली आयोग की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था, यूपीएससी का गठन किया गया था। इसी के अलावा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था, यानी कि राज्य अपना बजट खुद बना सकते थे। और एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाने वाला था, जो 10 साल के बाद ये जो भी चेंजेस किए गए हैं उसकी जांच करती और उसके ऊपर रिपोर्ट देती। अब अगर हम बात करें कि पीवाईक्यू में क्या पूछा गया था, तो जैसे मैंने बताया था कि 2 क्वेश्चंस आए थे। पहला आया था 2015 में, तो इसमें पूछा गया था कि मतलब उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे और ये पूछा था कि इन 4 में से वो क्या है जो 1919 के जो ये अधिनियम है उसको सही तरीके से परिभाषित कर सकता है। तो आंसर था उसका केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों का अधिकार क्षेत्र। इसके अलावा जो सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था वो था 2022 में आया था, और इसमें मतलब ये पूछा गया था कि प्रांतीय सरकार के कार्यों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया गया था। निम्नलिखित में से किसे आरक्षित विषय माना जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए थे कि इनमें से किसे आरक्षित विषय माना जाएगा। पहला था न्याय प्रशासन,
दूसरा था स्थानीय स्वशासन, तीसरा था भू राजस्व और चौथा था पुलिस, जिसमें से पहला, तीसरा और चौथा करेक्ट था, यानी कि स्थानीय स्वशासन करेक्ट आंसर नहीं था। तो ये क्वेश्चन PYQ में आए थे। इसके बाद जो 10 साल बाद जो कमिटी, जो वैधानिक आयोग गठन किया जाने वाला था ना 1919 के ऊपर जांच करने के लिए, तो वो 10 साल की जगह पे मतलब 2 साल पहले मतलब 8 साल, यानी कि 1927 में ही गठित कर दिया गया था, जिसको साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। सर जॉन साइमन, ये और इनके साथ में 7 सदस्य भारत में आए थे और इनका पूरे भारतीय दलों ने बहिष्कार कर दिया गया था। इसी के अलावा इन्होंने जो रिपोर्ट दी थी उसके ऊपर मतलब विचार करने के लिए 3 बार गोलमेज परिषद आयोजित की गई थी, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश भारत और भारत रियासत के प्रतिनिधियों के बीच में हुई थी। और इन 3 मतलब ये 3 गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था उसमें संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया था, जिसमें ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के सामने जिसको रखा गया था। और भारत परिषद अधिनियम 1935 में इस समिति की कुछ जो सिफारिश थी उसको उसमें लिया गया था। अब इसके बाद जो एक्ट है वो है 1935 का, लेकिन उसके 1935 का। अब ये जो एक्ट है 1935, इसके ऊपर मेंस में एक क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में, और 2024 अभी हम अगर प्री की बात करें तो इसके ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन आया था 1935 पे 2018 में प्री में। उसके बाद 1935 के ऊपर आया था 2024 में, 2 बार प्री में और 1 बार मेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया था। अब अगर हम इसको देखें तो ये काफ़ी बड़ा मतलब एक्ट था, जिसमें 321 आर्टिकल और 10 अनुसूचियाँ थी। इसके बाद इसके अंदर जो अखिल भारतीय संघ था उसकी स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना 1935 के अधिनियम द्वारा की गई थी। उसके अलावा जो 3 सूचियाँ थी मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनको ये 3 सूचियाँ बनाई गई थी। और जो समवर्ती सूची जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी ना, जो बाकी की जो इन तीनों सूचियों में नहीं थे, वो सारी शक्तियाँ वाइसराय को दी गई थी। इसमें से जो संघ की सूची थी, वो संघीय जो व्यवस्था थी वो कभी अस्तित्व में ही नहीं आई। और उसके अलावा प्रांतों में जो द्वैत शासन व्यवस्था शुरू की गई थी ना, द्वैत शासन व्यवस्था शुरू की गई थी, उसको समाप्त कर दिया गया था। और उसके अलावा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया। राज्यों को उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई, मतलब राज्यों में उत्तरदायी जो सरकार थी उसकी स्थापना की गई। और जो गवर्नर था उसको, जो राज्य की विधान परिषद था ना उसमें, मतलब राज्य विधान परिषद के लिए जो उत्तरदायी मंत्रिमंडल थे उसकी सलाह पर गवर्नर को काम करना ज़रूरी था। लेकिन इसको भी मतलब 1937 में शुरू किया गया था और 39 में इसको समाप्त कर दिया गया था, ये भी नहीं चला था। इसके अलावा केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और जो 11 राज्य थे उनमें से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी।
मतलब जहाँ पर विधान परिषद और विधानसभा दोनों हो गए। और ये 6 राज्य थे, बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। और जो सांप्रदायिकता मतलब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था थी, जो पहले मुस्लिम से शुरू हुई थी, फिर सिख, आंग्ल भारतीय और बाकी लोगों तक बढ़ी थी, उसका विस्तार दलितों के लिए भी कर दिया गया था। मतलब दलित और इसके साथ में महिला और जो मजदूर वर्ग थे उनको भी इसमें शामिल कर दिया गया था। और जो भारत शासन का अधिनियम था 1858, उसमें जो भारत परिषद की मतलब भारत परिषद थी ना, उसको समाप्त कर दिया गया था। और जो मताधिकार था, जो पहले संपत्ति, शिक्षा और टैक्स के आधार पर दिया जाने वाला था ना, उस मताधिकार को लगभग 10% जनसंख्या मतलब लगभग 10% जो जनसंख्या थी उसको मताधिकार के अंदर लाया गया था। इसी के साथ जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई। और संघ लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त जॉइंट लोक सेवा आयोग, इसकी भी स्थापना की गई। और 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये सब कुछ 1935 के एक्ट के द्वारा किया गया था। अब अगर हम बात करें कि प्री-वाईक्यू में क्या पूछा गया था, तो जो प्री में 2018 में जो प्री में क्वेश्चन आया था, वो था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो जो वाइसराय मतलब गवर्नर जनरल को दी गई थी। उसके अलावा जो 2024 में क्वेश्चन आया, मतलब 2024 में जो क्वेश्चन आया था, उसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए थे, जिसमें से कौन सा सही है या कितने सही है ये बताना था। तो पहला स्टेटमेंट था कि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देसी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया गया था। तो ये करेक्ट था। सेकेंड, रक्षा और विदेश संबंधित मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया था। तो ये जो सेकेंड है वो गलत था। तो ये 2 क्वेश्चन 1935 से आए थे। इसके बाद जो लास्ट है वो है 1947 का। अब इसमें इसके 2 इम्पोर्टेंस हैं। पहला तो ये है कि जो ब्रिटेन के PM थे क्लीमेंट एटली, इन्होंने ये घोषणा की थी कि जून 1947 से वो भारत में जो ब्रिटिश शासन है उसको समाप्त कर देंगे। और जो जून 1947 को जो वाइसराय है लॉर्ड माउंटबेटन, इन्होंने माउंटबेटन योजना को मतलब इसको पेश किया था। अब अगर हम इसकी बात करें तो इस प्रावधान में ऐसा कहा गया था कि 2 सेपरेट डोमिनियन होंगे, एक होगा पाक और दूसरा होगा इंडिया। इसके अलावा जो वायसराय का जो पद है उसको समाप्त कर दिया जाएगा और इसकी जगह पे जो दोनों भी डोमिनियन है वो गवर्नर जनरल के पद का सृजन करेगी और उसकी नियुक्ति करेगी, जिसके ऊपर ब्रिटिश सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा। इसके अलावा दोनों देशों को मतलब भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को अपना संविधान बनाने का, किसी भी देश का संविधान अपनाने का और ब्रिटिश के कोई भी कानून को मानने का, उसको समाप्त करने का सारे अधिकार सारे अधिकार दिए गए थे। और इसी के अलावा दोनों राज्यों को संविधान सभा का गठन करके नया संविधान सभा को नए संविधान निर्माण तक संभालने के लिए विधानसभा बना सकती थी। मतलब जो दोनों देशों की जो संविधान सभा थी वो जब तक नया संविधान नहीं बन जाता तब तक
विधानसभा बना सकती थी। उसके अलावा जो भारत का सचिव का जो ब्रिटेन में पद था उसको समाप्त कर दिया गया था और इसकी सारी शक्तियाँ इसको राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई थी। इसके अलावा जो भारतीय रियासत थे उन पर जो ब्रिटिश की संप्रभुता थी उसको समाप्त कर दिया गया था और इसी के साथ जो आदिवासी क्षेत्र थे वहाँ पर जो भी इन्होंने समझौते किए थे उसको भी समाप्त कर दिया गया था और वहाँ पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। इसके अलावा जो भारतीय रियासत थे उनके सामने 3 ऑप्शन दिए गए थे। एक तो वो भारत में शामिल हो जाए, या तो पाकिस्तान में, या फिर स्वतंत्र रहे। इसी के अलावा जो शाही उपाधियाँ दी गई थी और जो भारत का सम्राट ये जो शब्द था, ये जो उपाधि थी उसको भी समाप्त कर दिया गया था। और जो ब्रिटिश शासक थे उसको कोई भी विधेयक पर मतदान करने का, उसको स्वीकार करने का सारे अधिकार से उसको वंचित कर दिया गया था। इसी के अलावा जो भारत के सचिव के द्वारा जो सिविल सेवा में नियुक्ति करते थे और पदों पे आरक्षण करने की जो प्रणाली थी उसको भी समाप्त कर दिया गया था। और भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण, मतलब वो ये वाले एक्ट में नहीं है, वो एडिशनल ये है कि मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा, जो बाउंड्री लाइन बनाई गई है ना, उसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है कि रेड क्लिफ सीमा। और ये जो लॉर्ड माउंटबेटन है, इन्होंने भारत के मतलब लॉर्ड माउंटबेटन है, ये है भारत के मतलब स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और इन्होंने ही भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाई थी। तो ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे।